सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा हिंदी प्रवक्ता हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कक्षा 12वीं के पद्य खंड से उषा कविता, जिसकी आज हम सह व्याख्या व उसके कवि शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय और कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। कविता का साथ शुरू करने से पहले मैं आपको कवि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। तो करें शुरू। शाबाश। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के कवि। सबसे पहले इनके बारे में बातें करते हैं। हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को उत्तरांचल के देहरादून जिले में एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के ही एक स्कूल में शुरू हुई। उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा से अभिप्राय BA तथा MA की उपाधि प्राप्त करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। बचपन से ही इन्हें चित्रकारिता का बहुत शौक था और इसका प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया। और अधिक चित्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इन्होंने उकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण लिया। सुमित्रानंदन पंत, जो कि छायावादी कवि हैं, के पत्र रुबाब, ध्यान दीजिएगा, सुमित्रानंदन पंत के पत्र रुबाब में भी इन्होंने 2 वर्ष तक संपादन का कार्य किया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में इन्होंने प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। सन 1977 ईस्वी में चुका भी हूं नहीं मैं इनका काव्य संग्रह है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्य की उत्कृष्टता को देखते हुए इन्हें कबीर सम्मान व अन्य सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। सन 1993 ईस्वी में इस महान विभूति का निधन हो गया। अब बढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर। जैसा मैंने आपको बताया, चुका भी हूं नहीं मैं इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह था, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो एक तो ये हो गई इनकी प्रमुख रचनाएं, कौन सी? चुका भी हूं नहीं मैं। इसके बाद है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ है मेरी आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब बढ़ते हैं इनकी भाषा शैली की ओर। कवि प्रयोगधर्मी कवि थे। शमशेर बहादुर सिंह एक प्रयोगधर्मी कवि थे। प्रयोगधर्मी से अभिप्राय किससे होता है बच्चों? जिसमें नए उपमान, नए बिंब और नए नियमों का बनाया जाए, जिसका पालन उन्होंने नई रचनाओं में करने के लिए किया। रचनाओं में कुछ नयापन लाने के लिए जिसका प्रयोग किया गया। इनकी रचनाएं जहां बहुत ही सरल और साधारण थी, वहीं नितांत उत्कृष्ट भी थी, नितांत कठिन भी थी, जिन्हें समझना कई जगह बहुत मुश्किल भी हो गया था। इन्होंने अपनी रचनाओं में छंद, अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया, जिससे इनकी रचना और भी अधिक रोचक और प्रभावपूर्ण बन गई। उषा कविता में प्रकृति के वर्णन इन्होंने किया, तो प्रकृति में वो भी उषा यानी भोर का समय, तो नए नए उपमानों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया। छंद मुक्त कविता है इनकी, मुक्तक छंद का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। अलंकारों के प्रयोग से अलंकार इन्होंने दोनों अलंकारों का, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया, जिससे क्या हो गया? रचनाएं और भी अधिक आकर्षित हो गई, आकर्षक बन गया, उसमें बहुत रोचक हो गई,
शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्दों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार आ गया। अब बढ़ते हैं कविता उषा के सार की ओर। क्या है उषा? उषा कविता, उषा यानी भोर, नभ। जब नभ आकाश भोर का समय होता है, सूर्य उदय होने से पहले के समय का, बहुत ही मनोहारी और बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण कवि ने अपनी इस रचना में किया है। धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है। उस समय ऐसा लग रहा है आकाश मानो कि जैसे सफेद शंख जैसा। उस समय कुछ नीला है, कुछ सफेद है, गुलाबीला सा है। और शंख कैसा होता है? पवित्रता का सूचक होता है। ठीक है, तो उस समय आकाश अपनी पवित्रता लिए हुए है, यानी कि बहुत ही मनोरम, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कवि कई नए नए उपमानों का भी प्रयोग करता है अपनी इस कविता में। कहीं उसे शंख के समान बताता है, तो कहीं आकाश की तुलना किससे करता है? एक काली सिल से। सिल यानी सिलबट्टा, जिससे मसाला पीसा जाता है, होता है ना, आपने घरों में देखा होगा। हाँ बिल्कुल। कहीं खड़िया से, लाल काली खड़िया स्लेट पर मल दी हो किसी ने। तो नए नए उपमानों का प्रयोग कवि ने अपनी इस रचना में देके और क्या किया है? उषा का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहारी चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम एक एक पद्यांश की व्याख्या के साथ इसको और अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों उषा कविता का प्रथम पद्यांश। ध्यान दीजिएगा। उषा शमशेर बहादुर सिंह कवि और प्रथम पद्यांश। प्रातः नभ था, प्रातः है, नभ था, बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रातः नभ था यानी कि सुबह सुबह का, प्रातः यानी सुबह सुबह और नभ यानी आकाश। तो क्या कहना चाह रहा है कवि? प्रातःकालीन आकाश यानी कि सुबह सुबह का समय था, प्रातः नभ था, प्रातःकालीन आकाश था, बहुत नीला शंख जैसे। जैसे शंख होता है नीले रंग का, तो कह रहे हैं वैसा ही बहुत नीला, क्योंकि जब सुबह सुबह भोर का समय है, सूर्य उदय होने वाला है, तो आकाश कैसा है? नीले शंख के समान दिखाई दे रहा है, बहुत ही आकर्षक लग रहा है। भोर का नभ यानी कि एकदम सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले के आकाश का वर्णन कवि ने यहाँ अपनी इन पंक्तियों में किया है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि इस प्रकार सूर्योदय से पूर्व आकाश ने बहुत ही सुंदर नीले शंख के समान आकर्षक रूप धारण कर लिया है। राख से लिपा हुआ चौका, आपने देखा है ना घरों में कि माँ, गांव में विशेषकर कि जो माँ है, जो घर की स्त्रियां हैं, वो चूल्हे को राख से लीपती हैं खाना बनाने से पहले। क्यों? ताकि वो दोबारा से शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और उस पर भोजन पका सके। तो उस उपमान का कवि ने यहाँ प्रयोग किया। तो कह सकते हैं ना कि कवि ने अपनी पंक्तियों में नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। कैसा? राख से लिपा हुआ चौका, चौका यानी जिस पर खाना बनाया जाए, अभी गीला पड़ा है। अब कवि ने क्या कहा है कि जो आकाश है वो किसके जैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ चौका हो और जो भी गीला पड़ा हो। जब चौका राख से लिपा तो धुंधला धुंधला सा होता है और सूख जाता है तो वो सफेद सफेद नजर आना शुरू हो जाता है। तो कवि ने यहाँ प्रातःकालीन नभ को किसके समान बताया है? राख से लिपे हुए चौके के समान। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार आकाश भी पवित्रता को लिए हुए है। आया समझ में? शाबाश, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ रहे हैं हम इसके काव्य सौंदर्य की ओर। क्या क्या बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। नीला शंख जैसे, कौन सा अलंकार हो गया? तुलना की गई है ना किसके समान? नीले शंख से।
अलंकार, शाबाश। अब क्या आएगा? राख से लिपा हुआ चौका। तो कहाँ होता है? विशेषकर गांव में। तो क्या हो गया? ग्रामीण जीवन का, ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण। इसके बाद बढ़ते हैं, भाषा कैसी है? शुद्ध, खड़ी बोली। दूसरा मैंने आपको बताया था, आप क्या लिख सकते हैं? भाषा सरल, सहज व प्रभावपूर्ण है। नए नए उपमानों का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है ना, नीला शंख जैसे, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये था हमारा पहला पद्यांश। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा पद्यांश। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे घुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब कवि क्या कहना चाह रहा है इन पंक्तियों के माध्यम से? ध्यान दीजिएगा। बहुत काली सिल, पहले कठिन शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। सिल, सिल यानी सिलबट्टा, एक चपटा सा पत्थर। सिलबट्टा देखा है ना अपने घरों में, जिसपे चटनी और मसाले पीसते हैं? बिल्कुल सही पहचाना। जरा से लाल केसर से, केसर लाल रंग के धागे से होते हैं जिन्हें मिठाइयों में और खीर में प्रयोग किया जाता है। कि घुल गई हो जैसे, घुल जाना, मिल जाना। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। खड़िया चाक एक प्रकार का चौक जिससे स्लेट पर कार्य किया जाता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत काली सिल। अब कवि क्या कह रहा है? प्रकृति के सुबह के नभ का, आकाश का वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है? उसके नए उपमानों का प्रयोग किया उन्होंने यहाँ पर। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से, कि जैसे घुल गई हो। सिलबट्टा जिस पर किसी ने लाल केसर को रगड़ा है और बाद में उसे धो दिया है, तो उस प्रकार का आकाश, उस प्रकार का नभ कवि को यहाँ दिखाई दे रहा है। कवि प्रातःकालीन यानी कि उषा के समय का वर्णन कर रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिलबट्टे पर केसर को रगड़ के उसे धो दिया हो और वो हल्का लालिमा लिए होता है ना, उसी प्रकार आकाश में भी सूर्योदय होने वाला है। तो उससे पहले आकाश लाल नजर आता है ना, तो वैसा ही आकाश नजर आ रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर कवि क्या कह रहा है कि उसकी आभा ऐसी लग रही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक से कुछ लिख दिया हो, या उसको लिख के और वो ऐसे मिटा देते ना, वो मल दिया हो, लाल खड़िया चाक मल दिया हो। तो कवि ने यहाँ पर प्रातःकालीन आकाश को काली सिल, लाल केसर से युक्त, धुले हुए सिलबट्टे के समान और स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, नए उपमानों के प्रयोग द्वारा प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया। अब बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। तो काव्य सौंदर्य में आ जाएगा बहुत काली सिल, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और ज्यादातर सिल का, लाल खड़िया का प्रयोग कहाँ होता है? गांव में। तो वही दोबारा से हम लिख सकते हैं, ग्रामीण परिवेश का बहुत ही सजीव चित्रण। उसके बाद नए नए उपमानों का प्रयोग, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग, साथ ही तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग भी कवि ने अपने इन पंक्तियों में किया है। और क्या हो सकता है? दृश्य बिंब, दृश्य बिंब का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। तो ये था हमारा दूसरा पद्यांश। अब हम बढ़ते हैं आगे तीसरे पद्यांश की ओर। तो
या किसी की गोर देह, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले इन पंक्तियों का आसार पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको कठिन शब्द बताऊंगी, ध्यान दीजिए। गोर, गोरा रंग, देह यानी शरीर, सूर्य उदय, सूर्य का आना, सूर्य का उदय होना। अब बढ़ते हैं पंक्तियों की व्याख्या की ओर, ध्यान दीजिएगा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, नीला जल किसके समान है? आकाश के समान। मानो आकाश नीले जल के जैसा लग रहा हो और उस पर सूर्य का आना। कैसा लग रहा है? जब आकाश में सूर्योदय होता है तो एकदम उज्ज्वलता आ जाती है। उसी प्रकार नीले आकाश को किससे संबोधित किया गया, किसके समान बताया गया? नीले जल के। और नीले जल में सूर्य के समान किसे बताया गया है? झिलमिल गोर वर्ण की स्त्री, सुंदर शरीर वाली, गोरे वर्ण वाली कोई युवती। ऐसा लग रहा है मानो कोई गोरे वर्ण वाली युवती अपनी सुंदरता की आभा को बिखेरते हुए नीले जल से बाहर आ रही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जादू टूटता है इस उषा का अब। क्यों टूट रहा है जादू उषा का? प्रातःकालीन प्रभात का जादू क्यों टूट रहा है? क्योंकि सूर्योदय हो रहा है, यानी कि सूर्य निकल रहा है। जैसे ही सूर्य आकाश से निकलते हैं तो कैसा हो जाता है? भोर का जादू धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है, और जब सूर्योदय होता है तो उषा अपना जादू खो देती है, अर्थात उषा का जादू बिखर जाता है। आया समझ में? शाबाश। अब बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर, ध्यान दीजिएगा। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसमें देखिए, जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय, क्या है? दृश्य बिंब। तो कवि ने इन पंक्तियों में दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। कोमल कांत पदावली है, भाषा शुद्ध साहित्यिक घड़ी बोली है, और सबसे सरल पंक्ति जो हम हर पद्यांश में लिख देते हैं, भाषा सरल, सहज व प्रभावपूर्ण है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से कविता की सर्वसंग व्याख्या, कवि शमशेर सिंह बहादुर का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उषा कविता के कवि कौन है? कौन है? मैंने आपको बताया है और शामपट पर भी लिखा हुआ है, शमशेर बहादुर सिंह। शाबाश, बहुत अच्छे। उषा दिन का कौन सा समय होता है? कौन सा समय होता है उषा? आया था ना इसमें भी। उषा दिन का कौन सा समय है? प्रभात का, सुबह सुबह। शाबाश। अगला प्रश्न है, कवि ने राख से लिपा गीला चौका किसे कहा है? किसे कहा है? भोर के तारे को। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? किसके जैसा बताया नीला आकाश? शंख के समान। बिल्कुल सही, वेरी गुड। लाल केसर से धुली हुई काली सिल किसके जैसी है? बताइए। आकाश के जैसी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूट जाता है, बिखर जाता है या समाप्त हो जाता है? सूर्योदय। शाबाश, बहुत अच्छे। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? बताइए। उज्ज्वलता, पवित्रता के भाव को। मैंने बताया था ना, माँ जब चौका लिपती
खड़िया मल दी हो किसी ने स्लेट पर। स्लेट क्या है बताइए? धरती। क्या है? धरती। शाबाश। बहुत नीला, राख जैसा, कौन सा अलंकार है? राख के समान बताया गया है, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत काली सिल लाल से धुली हुई लगती है। किस लाल रंग से धुली हुई है? लाल क्या था? लाल लाल केसर के धागे। तो यानी कि लाल रंग किसका था? केसर का। बहुत बढ़िया। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। किसी ने, किसने मल दी हो? यानी कि प्रकृति के बारे में बताया गया है कि लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने सिल पर, स्लेट पर। तो क्या है ये? उपमान। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किसके जैसा लग रहा है? आया था इसमें? झिलमिल दे है गोरवर। गोरे रंग वाली किसी स्त्री के समान। शाबाश। प्रातःकाश का रंग कैसा है? नीला। बिल्कुल ठीक। और उषा का जादू क्यों टूटने लगता है? सूर्य के आने के कारण। जब सूर्य उदय होगा तो उषा का जादू टूट जाएगा। उषा कविता में राख से लिपा हुआ किसे बताया है? राख से क्या लिपा जाता है? चौका। बिल्कुल सही। अंतिम प्रश्न। उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा शब्द चित्र प्रस्तुत किया है? कौन सा शब्द चित्र है? उषा का जो चित्र है वो कौन सा है? शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया शब्द चित्र। ठीक है। तो बच्चों, आज हमने उषा कविता का सार, उसके कवि शमशेर बहादुर सिंह का कवि परिचय और उससे का काव्य सौंदर्य और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करें। मैं आशा करती हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।